मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का न्यू टॉपिक जिसका नाम है परासरण दाब। इससे पहले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था परासरण क्या होता है, विसरण क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है, इस चीज को समझा था। साथ ही साथ हम लोगों ने परासरण के प्रकार को भी समझा था। आज के इस टॉपिक में हम जो पढ़ने वाले हैं परासरण दाब, ये पूरी तरीके से परासरण से ही संबंधित है, ठीक है, और ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यही पढ़ते हैं कि परासरण दाब क्या होता है, ठीक है। यदि हम डेफिनेशन की बात करें तो परासरण दाब का एक डेफिनेशन, अच्छा, इससे पहले जो हम लोगों ने परासरण पढ़ा था उसका डेफिनेशन क्या था? उसका डेफिनेशन था कि वह प्रक्रिया जिसमें शुद्ध विलायक के कण तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके गमन करते हैं, ठीक है, उसे अपन क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। तो अब इसमें ये चीज है कि जो शुद्ध विलायक के कण थे, जैसे एक डायग्राम बनाते हैं, जैसे हम डायग्राम बनाया, ये बीच में ले लिया हमने अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली, इधर भरा हुआ है हमारे पास विलयन, सॉरी विलायक ले लेते हैं, और इधर ले लेते हैं विलयन। परासरण की क्रिया में क्या होता था कि जो विलायक होते थे वे अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके विलयन की ओर जाते थे। यदि हम ऐसा करें कि या तो विलयन के ऊपर कोई हम एक प्रेशर दे दे ऊपर से, ठीक है, हम इस पे दाब लगा दे, तो दाब लगाने के फलस्वरूप क्या होगा, जो विलायक के कण थे वो अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके विलयन की ओर नहीं आ पाएंगे, ठीक है, अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके विलयन की ओर नहीं आ पाएंगे। तो इस लगाए गए आवश्यक दाब को ही हम परासरण दाब कहते हैं, ठीक है। ये तो समझने के लिए हो गया, प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी चलिए इसको नोट कर लेते हैं, ठीक है। परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाए जाने वाले आवश्यक दाब को विलयन का परासरण दाब कहते हैं। ये इसका पहला डेफिनेशन कि परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाए जाने वाले आवश्यक दाब को विलयन का परासरण दाब कहते हैं। मतलब जब हम कोई दाब लगा देंगे तो जो विलयन है वो विलायक, मतलब जो विलायक है वो विलयन की ओर प्रवाहित नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये हो गया परासरण दाब। एक डेफिनेशन हम इसका और लिख सकते हैं कि किसी विलयन का परासरण दाब वह अतिरिक्त दाब है जिससे विलयन का वाष्प दाब बढ़कर विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। तो एक डेफिनेशन उसका ये भी देख लेते हैं। दोनों डेफिनेशन का मतलब इतना है कि आप जब आवश्यक दाब लगाओगे तो आवश्यक दाब लगाने के फलस्वरूप जो विलायक के कण थे वो अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके विलयन की ओर नहीं जा पाएंगे। दोनों का मीनिंग यही निकलता है कि परासरण की वह क्रिया, परासरण क्रिया को रोकने के लिए लगाए जाने वाले आवश्यक दाब को विलयन का परासरण दाब कहते हैं। दूसरा, किसी विलयन का परासरण दाब वह अतिरिक्त दाब है जिससे विलयन का वाष्प दाब बढ़कर विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। जब ऐसी स्थिति हो जाएगी तो भी शुद्ध विलायक के जो कण होंगे या विलायक शुद्ध विलायक के जो कण होंगे वे अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके विलयन की ओर नहीं जा पाएंगे, ठीक है।
दोनों मीनिंग सेम निकलता है। आप किसी एक डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। मोस्टली लोग पहला डेफिनेशन याद करते हैं, ज्यादा इजी पड़ता है वो। ठीक है, तो आप चाहे तो पहला भी याद कर सकते हैं, चाहे तो दूसरा भी याद कर सकते हैं। ये होता है पराशरण दाब। हम लोगों ने पराशरण जो पढ़ा था, उस पराशरण में हम लोगों ने पराशरण के प्रकार पढ़े थे। पराशरण दो प्रकार के, एक अंतः पराशरण, एक बाह्य पराशरण। अब पराशरण दाब की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक और पराशरण हम पढ़ेंगे। मोस्टली पराशरण दो प्रकार के होते हैं, अंतः पराशरण, बाह्य पराशरण। लेकिन पराशरण दाब के डेफिनेशन से एक और पराशरण निकल के आता है, जिसे हम कहते हैं प्रतिलोम पराशरण। क्या कहेंगे? प्रतिलोम पराशरण। चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं कि प्रतिलोम पराशरण होता क्या है। ओके, इसको नोट कर लीजिए। पहले बात करते हैं कि प्रतिलोम पराशरण क्या होता है। तो इसका डेफिनेशन बनता है कि जब किसी विलयन में उसके पराशरण दाब से अधिक, पराशरण दाब से अधिक का दाब आरोपित किया जाता है, तो विलयन में प्रवेश किए हुए विलायक के कण अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार करके शुद्ध विलायक की ओर चले जाते हैं। ठीक है, प्रतिलोम पराशरण। पराशरण का डेफिनेशन क्या था कि पराशरण वह प्रक्रिया होती है जिसमें जो विलायक के कण होते हैं, शुद्ध विलायक के जो कण होते हैं, अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार करके विलयन की ओर जाते हैं। कुछ ऐसा। यदि मान लें यहाँ पे शुद्ध विलायक है और यहाँ पे है विलयन, तो ये है अर्ध पारगम्य झिल्ली। तो शुद्ध विलायक के कण इसको पार करके विलयन की ओर जाते थे। ठीक है, ये वाला एरो क्या बोलता था? ये एरो बताता था पराशरण को। लेकिन यदि हम ऐसा दाब लगा दे इसके ऊपर, मतलब पराशरण दाब से अधिक दाब लगा दे, तो क्या होगा? इसमें जो विलयन में जो शुद्ध विलायक के कण आए हुए थे, वे वापस पार करके कहां चल देंगे? शुद्ध विलायक में आ जाएंगे। इस लाइन को कहते हैं, हम कहेंगे प्रतिलोम पराशरण। मतलब उल्टा इफेक्ट हो रहा है, पराशरण का जस्ट उल्टा। इस इंग्लिश में कहेंगे इन रिवर्स। ठीक है, यहां पे कहेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। ये था ऑस्मोसिस और ये है रिवर्स ऑस्मोसिस, मतलब जस्ट उसका रिवर्स हो जा रहा है, उल्टा उल्टा हो जा रहा है। तो डेफिनेशन क्या लिखते हैं? ये कब होता है? जब हम पराशरण दाब से अधिक दाब आरोपित कर देते हैं। ओके, डेफिनेशन, जब किसी विलयन में उसके पराशरण दाब से अधिक का दाब आरोपित किया जाता है, तो विलयन में प्रवेश किए हुए विलायक के कण अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार करके शुद्ध विलायक की ओर चले जाते हैं। मतलब जितने भी विलायक के कण इसमें आए थे विलयन में, वो सब अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार करके फिर से शुद्ध विलायक में चले जाएंगे। ठीक है, यही होता है प्रतिलोम पराशरण। यहाँ पे लिख भी लेते हैं, इसे प्रतिलोम पराशरण कहते हैं। प्रतिलोम पराशरण कहते हैं। अच्छा, एक चीज और कि जो पराशरण दाब का डेफिनेशन लिखे थे, वहां पे एक चीज और लिख लीजिएगा आप लोग कि पराशरण दाब को पाई से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पाई का मतलब कोई 22/7 नहीं यूज करना है, पाई का मतलब 180 डिग्री यूज नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पाई से पराशरण दाब को समझाने के लिए रखा गया है कि पराशरण दाब को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, वो है पाई। ओके, ये चीज को डेफिनेशन में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये देख लिया हम लोगों ने प्रतिलोम पराशरण। अब कुछ हम और पराशरण के बारे में समझते हैं, उनके पराशरण दाब से संबंधित, जो एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो पराशरण दाब में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था, नेक्स्ट पॉइंट है
कि समपराशरी विलयन क्या होते हैं या अतिपराशरी या अल्पपराशरी विलयन। ठीक है, इन तीनों की डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो समपराशरी विलयन, ये तीनों डेफिनेशन ही पराशरण दाब पे डिपेंडेड है। ओके, समपराशरी विलयन मतलब वे विलयन, इसमें हम लोग दो या दो से अधिक विलयन में कंपेयर करते हैं। ठीक है, मतलब वे विलयन जिनके पराशरण दाब एक समान होते हैं उन्हें समपराशरी विलयन कहते हैं। इस चीज को लिख सकते हैं, वे विलयन जिनके पराशरण दाब एक समान होते हैं उन्हें समपराशरी विलयन कहते हैं। इसमें हम कुछ और भी ऐड करेंगे। यदि वो समपराशरी विलयन है तो कहते हैं तथा उनके मोलर सांद्रता भी एक समान होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, विलयन 1 और विलयन 2। ठीक है, विलयन 1 और विलयन 2, ये दो हमने यहां पे लिखा। मतलब इन दोनों बराबर शो करने का मतलब है कि दोनों के जो पराशरण दाब है वो एक समान है। इस स्थिति में इनकी मोलर सांद्रता भी एक समान होगी, तो लिखेंगे N1 इक्वल टू N2। N1 और N2 इनकी मोलर सांद्रता को यहाँ प्रदर्शित करता है। N और N1 और N2 को हम मोल की संख्या भी प्रदर्शित कर सकते हैं। मोलर सांद्रता मतलब मोलों की संख्या, ये भी कह सकते हैं। तो मोलों की संख्या का सूत्र होता था दिए गए पदार्थ का भार बटे उसका अणु भार। तो ये भी आएगा, सेम इसके लिए भी आएगा W/M। चूंकि ये 1 है तो 1 1 है, 2 है तो 2 और 2। मतलब यदि कोई दो विलयन जिनके पराशरण दाब एक समान है, यदि उनमें से किसी एक का हमको ज्ञात है कि उसके अणु भार क्या, परमाणु भार क्या है, तो हम दूसरे का कोई ना कोई एक चीज निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई तीन चीज इसमें ज्ञात होगी तो हम चौथी चीज को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था समपराशरी विलयन। ठीक है, अब अतिपराशरी या अल्पपराशरी, मतलब हम दो विलयन लेते हैं, विलयन 1 एंड विलयन 2। ठीक है, विलयन 1 एंड विलयन 2। विलयन 1 का जो पराशरण दाब है वो विलयन 2 से ज्यादा है। ठीक है, तो वे विलयन जिसका डेफिनेशन आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, वे विलयन जिनका पराशरण दाब दूसरे विलयन के पराशरण दाब से अधिक हो उसे अतिपराशरी विलयन कहते हैं। वे विलयन जिनका पराशरण दाब दूसरे विलयन के पराशरण दाब से कम हो उन्हें अल्पपराशरी विलयन कहते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई कि अतिपराशरी विलयन क्या होता है और अल्पपराशरी विलयन क्या होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि पराशरण दाब से विलय के अणु भार की गणना किस प्रकार की जा सकती है। यदि हम इसको करें, छोटा सा क्वेश्चन है काफी, एग्जाम में लेकिन पूछ लेते हैं 2 से 3 नंबर में। तो हम सिंपल सा लिखेंगे, हम जानते हैं पराशरण दाब को आप किससे प्रदर्शित करते हो, पाई से। उसके लिए सूत्र क्या होता है, पाई इक्वल टू CRT। सी मतलब सांद्रता हो गई, पाई पराशरण दाब हो गया, आर हो गया विलयन स्थिरांक और टी हो गया ताप। ठीक है, आर गैस के लिए गैस स्थिरांक होता है, यहाँ के लिए आर के लिए विलयन स्थिरांक हो जाएगा। चूंकि जो सांद्रता होती है वो मोलों की संख्या बटे आयतन होता है, तो हम ये सी के वैल्यू यहां पुट करेंगे। इसलिए पाई इक्वल टू N/V/RT ये आ जाएगा। लेकिन जो मोलों की संख्या होती है N इक्वल टू वो दिया गया भार बटे अणु भार होता है। ठीक है, अब दिया गया भार बटे अणु भार होता है तो हमको निकालना किसके लिए है, यदि हमको निकालना होता विलायक के लिए तो हम उसके लिए लिखते हैं A नीचे लगा देते। यदि हमको निकालना है विलेय के लिए तो नीचे हम क्या लगाएंगे, B लगा देंगे, हमारा है विलेय के लिए।
तो विलेय का दिया गया भार बटे विलेय का अणुभार, n की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, इसलिए पाई इक्वल टू WB/RT बाई MB इंटू V, ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। लेकिन हमको जो निकालना है वो निकालना है विलेय के अणुभार, मतलब हमको MB ज्ञात करना है। तो हम MB वालों को यहाँ पे, अच्छा B यहाँ छोटा सा स्मॉल में लिखा हुआ है ना, तो MB को हम यहाँ कर देते हैं, पाई को यहाँ कर देते, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया MB इक्वल टू WB/RT बाई पाई इंटू V। तो यदि कोई क्वेश्चन पूछता है प्राश्रणार्थ के लिए कि विलेय के अणुभार की गणना कीजिए, तो हम बाकी सभी वैल्यू को पुट करेंगे और विलेय के अणुभार की गणना कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपको इससे संबंधित कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं डाउट क्लियर कर दूंगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आपको मैसेज के माध्यम से प्राप्त हो जाए। थैंक यू।